मैं 12th चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ रानी, पर उससे पहले ये जो चैप्टर है व्याकरण का वर्तनी की अशुद्धि, मतलब इसमें क्या है, मात्राओं की अशुद्धियाँ या फिर लिखने में जो हम गलतियाँ कर देते हैं वो वर्तनी की अशुद्धि कहलाती है। ठीक है, वर्तनी को उर्दू में हिज्जे और अंग्रेजी में स्पेलिंग कहा जाता है। जिस शब्द में जितने वर्ण का या अक्षर का अनुक्रम में प्रयोग होता है, जिस अनुक्रम में प्रयुक्त होते हैं उन्हें उसी क्रम में लिखना ही वर्तनी है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर अपन अगर उदाहरण लें तो वर्गों की लिखावट में सावधानी, तो ये अगर यहाँ पर ये ख लिखा है, ठीक है, ख, तो ख को हम कभी कभी ज़्यादातर ऐसे तरीके से लिख देते हैं र और व मिला के, ऐसे ख को इस तरीके से लिखा जाता है जब नीचे से उसको अच्छी तरह से बंद नहीं करते, लाइन अच्छी तरह से नहीं खींचते, तो ये क्या बन जाएगा, इस तरह लिखने से इसे हम ख की जगह क्या बोलेंगे, रब, और ये वर्ण से शब्द बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है, शब्द बन जाएगा, और जिसका अर्थ क्या हो जाएगा, दाना। ठीक है, रवा माने रब, है ना, रवादार, दानेदार। ठीक है, इसलिए हमेशा लिखने के समय जो भी हम लिखते हैं हिंदी में शब्द वाक्य, तो उसको अच्छी तरह से लिखना चाहिए। जैसे घ लिखते हैं तो घ पे ऊपर शिरो रेखा होती है, तो उसको भी अच्छी तरह से अंडरलाइन करना चाहिए ऊपर से। ठीक है, फिर ध का भी ऐसा ही है, उसको भी अच्छी तरह से, पूरा गोलाकार शिरा मुड़ा होता है इसका, और इसे मुड़े भाग तथा शिरारोग के बीच रिक्त स्थान रहता है। जैसे ध है तो ठीक है, यहाँ पर ये ध है, ध के बीच में ये थोड़ी सी जगह होती है, एकदम थोड़ी सी, और यहाँ पर ऊपर से इसका भाग मुड़ा हुआ होता है, तो यहाँ पर जगह छोड़ना ज़रूरी है, नहीं तो ये घ जैसा दिखेगा, है ना। तो लिखने के समय पर जो सावधानियाँ रखनी चाहिए, अगर हम लिखने के टाइम पे समय पे जो सावधानी नहीं रखेंगे तो अक्षर उसका मतलब ही गलत हो जाएगा। ठीक है, अब ये यहाँ बिंदियाँ हैं, जो मात्रा हैं उसकी गलतियाँ होती हैं। इसमें देखो अंत और आंत, गंध, गांव, इसमें ये चंद्र बिंदु कहलाता है। ऊपर जो ऐसे चांद के समान ये लगाई है बिंदु, वो कौन सी कहलाती है, चंद्र बिंदु। और कभी कभी ये सादा पूर्ण अनुस्वार बिंदु होती है, और ये अर्ध अनुस्वार बिंदु कहलाती है। ठीक है, तो इस तरह लिखने के समय ये बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। फिर आगे है ये, इसमें नीचे जैसे यहाँ पर एकदम छोटी सी जो बिंदी दिख रही है आपको, इसको निश्चित, यदि श एम स, और इसमें देखो यहाँ पर ये श और स दोनों का साथ प्रयोग हो तो पहले श फिर प श का प्रयोग होगा। यदि स भी, तीन तरह के स होते हैं हिंदी में, ठीक है, उसमें श, स और स, ठीक है, तीन तरह के प्रयोग के लिए अलग अलग उसका प्रयोग किया जाता है, तो क्रमशः श और स होगा। जैसे विशेष, शेष, शोषण, शीर्षक, विश्लेषण, संश्लेषण। ठीक है, संश्लेषण, इसे स आएगा और ये श आता है। ठीक है, इस तरह से इनका अच्छी तरह से उच्चारण भी करना चाहिए और उसको सही तरीके से लिखना चाहिए। इसमें ड और ड दोनों का प्रयोग है। यहाँ पर डमरू होता है, अगर ये ड वाला अपन ने लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा। फिर डर, डाक, डाली, अकड़, बड़ाई, रणछोड़, इस तरह से। अब ये वाला ड है, ढंग, डब, डेरी, ढोल, इस तरह से। ठीक है, इसलिए हमें इन मात्राओं का, अक्षरों का सावधानी से जब भी हम लिखते हैं तो उसका ध्यान रखना चाहिए। अब ई और ई, अब इसमें क्या देखो, ईस और इस, कीस और किस, जिस और जिस, है ना, चाहिए, चाहिए, है ना। कभी मात्रा का उच्चारण एकदम धीरे से होता है तो छोटी ई की मात्रा लगती है, और नहीं तो बड़ी ई की मात्रा लगती है। ठीक है, इस तरह से हमें ये वर्तनी की शुद्धि का ध्यान रखना चाहिए, है ना। गति में छोटी की मात्रा आती है, पति में छोटी की, इस तरह से ये आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना। ये जो पेज है मैं डाल दूँगी इनको व्हाट्सएप पे, तो आप इनको एक बार पढ़ लेना, लिखने की इसको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी आगे जो हमारा चैप्टर शुरू हो रहा है रानी, 12 चैप्टर है ये, मैं आपको पढ़ रही हूँ, इसको समझाती हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये महादेवी वर्मा ने इसको लिखा है। हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा अर्थात मैं नीर भरी दुखी बदरी और तुम हो नीम में ढूंढा, नीम में, तुमको नीम में ढूंढा, तुमको ढूंढो पीड़ा, कहने वाली, सहृदय, भावुक, अत्यंत संवेदनशील और समग्र नीव सृष्टि पर अनुभावशीर्ण करने वाली छायावादी युग की अप्रतिम रचनाकार, छायावादी कवि। ये कौन सी कवि कहलाती हैं, छायावादी। ठीक है,
युग के 4 स्तंभ गिने जाते हैं, प्रशांत, पंत जी, महादेवी वर्मा और निराला। ठीक है, इनमें से प्रसाद के साथ सदैव इतिहास बोध रहा तो पंत प्रकृति के कोमल, पंत जी क्या है, प्रकृति के कोमल कांत पदावली के रचनाकार के रूप में पहचाने गए। निराला अपनी ओजस्वीता और रौद्रता के लिए तो महादेवी वर्मा वीर गंभीर दर्द की दास्तान सुनाने वाली कवियत्री के रूप में पहचानी गई। मतलब ठीक है, उन्होंने इस तरह की कविताएं कहानियाँ लिखी हैं। फर्रुखाबाद में उत्तर प्रदेश जन्मी महादेवी सही अर्थ में एक विदुषी और प्रतिभाशाली नारी के रूप में समग्र जीवन जी गई। मुख्यतः महादेवी कवियत्री ही रहीं, मतलब वो कविताएं लिखती रहीं, किंतु स्मृति की रेखाएं जैसी रचना के रूप के द्वारा उत्तम गद्यकार, रेखा चित्रकार के रूप में अपनी पहचान बनाने में भी सफल रहीं। प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्या और कुल गुरु के पद पर रहकर शिक्षा के क्षेत्र में आपने अनुपम योगदान दिया है। निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, दीपशिखा अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं आदि आपकी बहुचर्चित एवं लोकप्रिय रचनाएं हैं। यहाँ रानी नामक एक घोड़ी, अब ये जो हमारा पाठ है वो क्या है, रानी किसका नाम है, एक घोड़ी का नाम है। ठीक है, किसका नाम है, घोड़ी का। तो यहाँ रानी नामक घोड़ी उसके 2 साथी निक्की और रोजी के साथ आई है। ठीक है, सम्मिलित है, जिसका बड़ा मार्मिक और भावुकतापूर्ण शैली में चित्र अंकित किया गया। तो उसके बारे में यहाँ ये जो पाठ जो मैं पढ़ने जा रही हूँ उसमें उसका चित्र अंकित किया है। ठीक है, ऐसा लगता है यह नेवला, यह कुत्ती और यह घोड़ी हमारे सामने ही है। मतलब जो इसके पात्र हैं, नेवला, कुत्ती और घोड़ी, ये 3 जो इसमें चरित्र हैं ये इस कहानी में है। पशु हमारे सामने ही है। पशु, पक्षी और निर्दोष भोले जैसे ऐसे प्राणियों के प्रति महादेवी जी का स्नेह और प्रेम छलकता नजर आता है। मतलब ये उनके बारे में संस्मरण है। ठीक है, अब ये आगे मैं आपको पढ़ती हूँ। रियासत होने के कारण इंदौर में शानदार घोड़ों सवारों का आधिक्य था। ठीक है, इसके अतिरिक्त हम अंग्रेजों के बच्चों को छोटे ट्यूटों का या सफ़ेद गधों जिसकी जाति के संबंध में रामा ने हमारा ज्ञानवर्धन किया था पर घूमते देखते थे। रामा की कहानियों में तो राजा अपराधियों को गधे पर चढ़ाकर देश निकाला देता था। इन्हें गधों पर बैठकर प्रसन्नता से घूमते देखकर विश्वास करना कठिन था कि इन्हें दंड मिला है। रामा के पास हमारी जिज्ञासा का समाधान था। इन्हें विलायत में गधे पर बैठने का दंड देकर भारत भेजा गया है क्योंकि वहाँ यह वाहन नहीं है। एक दिन हम तीनों ने बाबूजी को मौखिक स्मृति पत्र दिया कि हमारे पास छोटा घोड़ा न रहना अन्याय की बात है। यदि अन्य बच्चों को घोड़े पर बैठने का अधिकार है तो हमें भी वह अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, ये महादेवी वर्मा का संस्मरण है, उन्होंने इसमें लिखा है। बाबूजी ने हंसते हुए पूछा, सफ़ेद टट्टू पर बैठोगे? तुम कहो के साथ ठेलम ठाल के उपरांत मैंने अगुआ होकर गंभीर मुद्रा में उत्तर दिया, सफ़ेद टट्टू तो गधा होता है जिस पर बैठाकर सजा दी जाती है। पता नहीं हमारे ज्ञान, मतलब जो वहाँ पर घोड़े की मांग कर रही थी वे कि हमें घोड़ा चाहिए, तो उनके पिताजी ने कहा कि तुम्हें सफ़ेद टट्टू चाहिए। सफ़ेद टट्टू माने गधा, जिस पर सजा, लोगों को जब कुछ अपराध करते हैं तो सजा के तौर पे उनको उसकी सवारी कराई जाती है। ठीक है, पता नहीं हमारे ज्ञान के वज्रस्त्र स्रोत रामा को बाबूजी ने डांटा या नहीं, परंतु कुछ दिन बाद हमने देखा कि एक छोटा सा चॉकलेटी रंग का टट्टू आंगन के पश्चिम वाले बरामदे में बांधा गया है। टट्टू माने वही गधा, भूरे कलर का। ठीक है, बांधा गया है। बरामदा तो घोड़े बांधने के लिए बनाया नहीं गया था। बरामदा तो घोड़े बांधने के लिए बनाया नहीं गया था। बाहर से टट्टू को लाने के लिए दीवार में एक नया दरवाज़ा लगाया गया और उसकी मालिश करने तथा खाने पीने, घूमने आदि की उसकी देखरेख के लिए छुट्टन नाम का रसायद रखा गया। मतलब उसके लिए छुट्टन नाम का नौकर रखा गया उसकी देखभाल के लिए। हम तो उस छोटे टट्टू से बहुत प्रभावित और आतंकित हुए।
हमारे तथा हमारे अन्य साथी जीवों के लिए न मकान में कोई परिवर्तन हुआ, न कोई विशेष नौकर रखा गया। रामा को तो नौकर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह तो डांटने फटकारने के अतिरिक्त हमारे कान भी खींचता था और हमारी खिड़की तक दरवाजे में परिवर्तित नहीं हो सकी, जिससे हम रोजी और निक्की के साथ कूदने के कष्ट से मुक्त हो सकते। बाबूजी से यह सुनकर भी वह टट्टू हमारी सवारी के लिए आया है, हम सब 4-5 दिन उनसे रुष्ट और अप्रसन्न ही घूमते रहे, परंतु अंत में उसने हमारी मित्रता प्राप्त कर ली। मतलब क्या हुआ, 4-5 दिन तो उन्हें गुस्सा आया कि ये किसे ले आए हैं, पर उन्हें बाद में उससे दोस्ती कर ली। रामा से उसका नाम पूछने पर ज्ञात हुआ कि उसे ताजरानी कहकर पुकारा जाता है। मतलब उसका नाम क्या था, ताजरानी। ताजमहल का चित्र हमने देखा था और रामा और कल्लू को भी माँ की सभी कहानियों में रानी के सुख दुख की गाथा सुनते सुनते हम उसके प्रति बड़े सदय हो गए थे। ताजमहल जैसे भवन की रानी होने पर भी यह वहाँ से कहानी की रानी की तरह निकाल दी गई है, यह कल्पना करते ही हमारी सारी ईर्ष्या और सारा रोष करुणा में पिघल गया और हम उसे और भी अधिक आराम देने के उपाय सोचने लगे। उन्होंने सोचा कि मतलब इसको निकाल दिया गया, इसलिए उसको अच्छे से वो लोग रखने लगे। वह इतनी सुंदर थी कि अब तक उसकी छवि आंखों में बसी है, जैसे हल्का चॉकलेटी चमकदार रंग जिस पर दृष्टि फिसल जाती है। खड़े छोटे कानों के बीच में माथे पर झूलता अलाय का गुच्छा, बड़ी काली स्वच्छ और पारदर्शी जैसी आंखें, लाल नथुने जिन्हें फुला फुला कर चारों ओर गंध लेती रहती है, उजले जीभ की झलक देते हुए गुलाबी होठों वाली लंबा मुँह जो लोहा चबाते रहने पर भी छत बिछत नहीं होता। ऊंचाई के अनुपात में पीठ की चौड़ाई अधिक है, सुडोल मजबूत और सघन पूंछ जो मक्खियां उड़ाने के क्रम में मोरछल के समान उठती गिरती रहती है। मतलब उसकी शरीर के बारे में ये वो वर्णन कर रही हैं। ठीक है, उस समय यह सब समझने की बुद्धि नहीं थी, परंतु इतने दीर्घ काल उपरांत भी स्मृति पटल पर वे रेखाएं ऐसे उभर आती हैं जैसे किसी अद्भुत अदृश्य स्याही से लिखी अक्षरी अग्नि के ताप से प्रत्यक्ष होने लगते हैं। हम बार बार सोचते हैं कि वह कुछ और छोटी क्यों नहीं होती तो हम रोजी और निक्की के सामान ही उसके कमरे में रख लेते हैं। मतलब ये सोच रही थी कि ये छोटी सी होती तो उसे कमरे में ही वो अपने साथ ही रख लेती। रानी को अपने कमरे में लाना संभव नहीं था, अतः स्तबल बना हुआ बरामदा ही हमारी अराजकता का कार्यालय बन गया। बरामदा घोड़े बांधने के लिए तो बना नहीं था, उसकी दीवार में एक खुली अलमारी और कई आते ताक थे। उन्हीं में हमारा स्वेच्छाया विस्थापित और शरणार्थी खिलौनों का परिवार स्थापित होने लगा। मतलब वो अपने खिलौने भी वहीं रखने लगी। रानी की गर्दन में झूल झूल कर, उसके कान और अलाय में फूल घोंस कर, उसको बिस्कुट मिठाई आदि खिला कर थोड़े ही दिनों में हमने उससे ऐसी मित्रता कर ली थी कि हमें न देखने पर अस्थिर होकर पैर पटकने और हिनहिनाने लगती थी। फिर हमारी घुड़सवारी का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। मेरे और बहन के लिए सामान्य छोटी पर सुंदर जीन खरीदी गई और भाई के लिए चमड़े के घेरे वाली ऐसी जीन बनवाई गई जिससे संतुलित होने पर भी वह गिरने का भय नहीं रहता। ठीक है, फिर बाहर के चबूतरे पर खड़े होकर हम बारी बारी से रानी पर आरूढ़ होते और चुट्टन साथ ही दौड़ता हुआ हमें घुमाता। मतलब घूमने के लिए वे सब निकल जाते घुड़सवारी करने के लिए। सवेरे भाई बहन घूमते और स्कूल से लौटने पर तीसरे पहर या संध्या समय मेरे साथ यह कार्यक्रम दोहराया जाता, परंतु ऐसी सवारी से हमारी विद्रोही प्रकृति कैसे संतुष्ट हो सकती थी। अस्तबल में रानी की गर्दन में झूलकर तथा स्टूल के सहारे उसकी पीठ पर चढ़कर भी हमें संतोष न होता था। अंत में एक छुट्टी के दिन दोपहर में सब के सो जाने पर हम रानी को खोलकर बाहर ले आए और चबूतरे पर खड़े होकर उसकी नंगी पीठ पर सवारी करके बारी बारी से अपनी अधूरी शिक्षा की पूरी परीक्षा करने लगी। मतलब बाद में वो अपने आप ही घुड़सवारी सीखने लगी। यह स्वाभाविक ही था कि ताज रानी हमारी अराजक प्रवृत्तियों से प्रभावित हो जाती। वास्तव में बालकों में चेतना के विभिन्न स्तरों का बोध न होकर सामान्य चेतना का ही बोध रहता है।
अतः उनके लिए पशु पक्षी वनस्पति सब एक परिवार के ही हो जाते हैं। निक्की रानी की पूंछ से झूलने लगता था। रोजी इच्छानुसार उसकी गर्दन पर उछल कर चढ़ती और नीचे कूदती और हम सब उसकी पीठ पर ऐसे गर्व से बैठते थे मानो मयूर सिंहासन पर आसीन हो। ठीक है, वो सब लोग उसका आनंद उठाते थे, उसके साथ खेलते थे और उस पर बैठते थे। रानी हम सब की शक्ति और दुर्बलता जानती थी। उसकी नंगी पीठ पर अलाय पड़कर बैठने वालों पर वह दुलत्ती चाल से इधर उधर घुमाकर संतुष्ट कर देती थी। परंतु एक बार मेरे बैठ जाने पर भाई ने अपने हाथ की पतली संटी उसके पैर में मार दी। चोट लगने की संभावना तो नहीं थी, परंतु इससे न जाने उसका स्वाभिमान आहत हो गया या कोई दुख की स्मृति उभर आई। वह ऐसे वेग से भागी मानो सड़क, पेड़, नदी, नाले सब उससे पकड़ बांध रखने का संकल्प किए हों। मतलब जब वो बैठी थी महादेवी वर्मा उस घोड़ी पर, तो उनके भाई ने उसको लकड़ी से मारा तो वह बहुत तेजी से दौड़ने लगी। कुछ दूर मैंने अपने आप को इस उड़न खटोले पर संभाला। मतलब जब वो इतनी तेज दौड़ रही थी तो वो उड़न खटोले जैसी लग रही थी, परंतु गिरना तो निश्चित था। मेरे गिरते ही रानी मानो अतीत से वर्तमान में लौट आई। परंतु क्या हुआ, जैसे ही वो गिरी तो रानी जो घोड़ी थी वह उसने देखने लगी। मतलब अतीत से वर्तमान में, मतलब पुराने भूतकाल से जो वर्तमान चल रहा है, पुरानी बातों से वो लौट आई और इस प्रकार निश्चल खड़ी रही जैसे पश्चाताप की प्रस्तर प्रतिमा हो। मतलब उसे दुख लग रहा हो, ऐसा लग रहा था। साथियों की चीख पुकार से सब दौड़े और फिर बहुत दिनों तक मुझे बिछौने पर पड़ा रहना पड़ा। स्वस्थ होकर रानी के पास जाने पर वह ऐसी करुण पश्चाताप भरी दृष्टि से मुझे देखकर ही नींद आने लगी कि मेरे आंसू आ गए। मतलब वो घोड़ी जो थी वह देख के उसे पश्चाताप हो रहा हो ऐसी प्रतीत हो रही थी। तो उससे क्या, जो महादेवी वर्मा थी उनके भी आंखों में आंसू आ गए। एक बार भाई के जन्मदिन पर नानी ने उनके लिए सोने के कड़े भेजे। सामान्यतः हम कोई नया कपड़ा या आभूषण पहनकर रानी को दिखाने अवश्य जाते थे। मतलब क्या है, जब बर्थडे जन्मदिन आया तो उनकी नानी ने उनके लिए नए कपड़े पहन दिए, तो वो लोग क्या करते थे, जो घोड़ी थी रानी उसको दिखाने जाते थे। ठीक है, फिर सुंदर छोटे छोटे शेर मुँह वाले बड़े कड़े पहनकर भाई भी रानी को दिखाने गया और न जाने किस प्रेरणा से वह दोनों कड़े उतारकर रानी के खड़े स्तर्ग कानों में बलय की तरह पहना आया। मतलब उसने जो हाथ में कड़े पहने थे वह उसके कानों में उसने पहना दिए। फिर हम सब खेल में कड़ों की बात भूल गए। संध्या समय भाई के कड़े रहित हाथ देखकर जब माँ ने पूछताछ की तब खोज आरंभ हुई, पर कहीं भी वो कड़ों का पता नहीं चला। मतलब उन्हें ध्यान नहीं रहा, खेल खेल में वो कड़े उसके कान में पहना दिए। फिर बाद में उनकी माँ ने पूछा तो कड़ों की बात उनको पता चली। रानी अपने कान को खुरों से खोदती और हिनहिनाती रही। अंत में बाबूजी का ध्यान उसकी ओर गया और उन्होंने मिट्टी हटाने का आदेश दिया। किसी ने कुछ गहरा गड्ढा खोदकर दोनों कड़े गाड़ दिए थे। मतलब जो कान में उसने पहना दिए थे वो कड़े जो थे किसी ने परंतु उतार के गड्ढे में गाड़ दिए थे। दंड तो किसी को नहीं मिला, परंतु रानी सारे घर के हृदय में स्थान पा गई थी। एक घटना अपनी विचित्रता में स्मरणीय है। एक सवेरे उठने पर हमने रानी के पास एक छोटे से घोड़े के बच्चे को देखा। यह कहाँ था यह कहकर हमने रामा को इतना थका दिया कि उसने निरुपाय घोषणा की कि वह नया जीव रानी के पेट में दाना चारा खाकर सो रहा था। भाई ने उत्साह से पूछा, और भी है? और रामा ने सुकृति में सिर हिलाया। अब तो हम विस्मित हो भी हुए और क्रोधित भी। ये छोटे जीव कोई काम धाम नहीं करते और हमको पीठ पर बैठा कर दौड़ाने वाली रानी का दाना चारा स्वयं खाकर उसके पेट में लेटे रहते हैं। भाई ने कहा, रानी का पेट चीरकर हम कम से कम एक और बच्चा घोड़ा निकाल लें, तब बच्चे घोड़ों पर वे छोटे बहन भाई को बिठाएंगे और रानी मेरी सेवा में रहेगी। प्रस्ताव मुझे भी उचित जान पड़ा। जब एक दोपहर को वह कहीं से साग काटने का चाकू ले आया, मेरे साहस ने जवाब दे दिया। एक और भी समस्या की ओर हमारा ध्यान
गया। आखिर हम रानी का पेट सिएंगे कैसे, माँ की महीन सी सुई से, ये तो सीना संभव नहीं था। टाट सीने का बड़ा सूजा रामा अपनी कोठरी में रखता था, जहां हमारी पहुंच नहीं थी, मतलब वो वहां पहुंच नहीं सकते थे। कुछ दिनों के उपरांत जब रानी का अश्व शिशु कुछ बड़ा होकर दौड़ने लगा, तब हमने न अपना क्रोध स्मरण रहा और न ही प्रस्ताव। मतलब इसमें क्या है कि जब रानी की गर्भवती थी, उसके पेट में बच्चा था, तो वो उन लोगों को बहुत गुस्सा आता था कि ये उसके हिस्से का भी दाना पानी खा लेता है, तो क्यों ना इसको चाकू से निकाल कर बाहर कर दें। ठीक है, तो परंतु कुछ दिन पश्चात वह उनके घोड़े के बच्चे ने जन्म लिया और उनका क्रोध शांत हो गया। ठीक है, इस तरह से ये जो कहानी है महादेवी वर्मा की, ये यहाँ पर ख़त्म होती है और यहाँ 12 चैप्टर भी हमारा पूरा हो गया है। यहाँ तक इसमें एग्ज़ाम में आएगा। ओके।